नमस्कार दोस्तों, 30 मई के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उन सभी से अनुरोध है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य के आने वाली वीडियो को और करंट अफेयर्स को आप सभी इस चैनल के माध्यम से कवर कर सके। देखिए, चैनल पे हम स्टैटिक के साथ आपका करंट अफेयर्स सेशन चलाते हैं और जैसे ही हमारे 150 बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे उस दिन से हम एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे हर संडे टू संडे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन विकास निगम को 2024-25 में अपनी वित्तीय जीविका के लिए यूकलिप्टस के पेड़ लगाने के आदेश जारी किया? ए कर्नाटका, बी केरला, सी उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी केरला। अभी हाल ही में केरला की सरकार ने यूकलिप्टस के पेड़ों को लगाने का अनुरोध किया है सबसे। और ये देखिए, ये यूकलिप्टस से पेड़ हर राज्य में इनको अलग नाम से बोला जाता है, काफी लंबे होते हैं और इनकी लकड़ियां काफी मजबूत होती हैं। ध्यान रखिएगा। वहीं आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि केरला के सीएम कौन है। तो इनका नाम है पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको याद रखना है। वही केरला की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। केरला ये देखिए हमारे साउथ इंडिया का ये बिल्कुल निचला वाला राज्य है। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखिएगा, इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु से मिलती है। वहीं इस पार्ट को पूरे क्या कहते हैं, देखिए वेस्टर्न घाट्स। ध्यान रखिएगा, इसे वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और नीलगिरी हिल्स किस में आती है? तो वेस्टर्न घाट में आती है, जो कि केरला में। ध्यान रखिए, नीलगिरी हिल्स यहां पर है केरला, तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे, आपको ध्यान रखना है। कार्डामन हिल्स पूरी तरह केरला में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो वहीं पे कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको ध्यान रखें केएमसी कॉलेज है ना, किरोड़ीमल कॉलेज, वैसे ही आपको याद रखना है केएमसी। याद रहेगा आपको कोंकण कोस्ट कहाँ है, मालाबार और कोरोमंडल। पूछ लिया था कई बार ये कोस्ट कहाँ है। अब पाक स्टेट पूछ लिया था, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ध्यान रखें, इंडिया और श्रीलंका, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैंपी फ्लेग्रेई हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अभी हाल ही में कैंपी फ्लेग्रेई की विस्फोट हुआ था, इसीलिए इसका न्यूज में आया था। ये प्रश्न बना है। ए इटली, बी जिम्बाब्वे, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। इसका सही उत्तर है ए इटली। अगर मैं आपसे पूछूं इटली की कैपिटल क्या है, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वही कैंपी फ्लोरोई, जो कि इटली के आसपास के क्षेत्रों में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय कैल्डेरा ज्वालामुखी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें, अगर हम कहें इंडिया का ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कहां, अंडमान निकोबार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हवाई आइलैंड। वही राष्ट्रपति सर्जियो मटोरा, कहां के राष्ट्रपति क्या नाम है? सर्जियो मटोरेला। और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। खासकर आजकल लोग प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी पे काफी मीम बना रहे हैं, ठीक है। हर किसी की इमेज को ऐसे मत करिए, आपसे अनुरोध है। बाकी वहीं आइए मैप देख लेते हैं एक बार इटली का ये रहा मैप। इसकी कैपिटल है रोम, जो कि मैंने आपसे बोला था, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान रखिएगा इटली कहां पर है? फ्रांस, ये देखिए यूरोप का देश, और यहाँ आपका स्पेन है, इसके नीचे आपका इटली, ठीक है, इटली। और ये आपका एड्रियाटिक सी। पूछ लिया था इटली के राइट हैंड में कई बार क्वेश्चन क्या है, तो एड्रियाटिक सी से, और नीचे मेडिटेरियन सी। ध्यान रखिएगा, ऊपर ऑस्ट्रिया है, तो यहाँ स्विट्जरलैंड। पूरे विश्व का कहते हैं जन्नत यही है, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंध करता है, मतलब प्रतिबंधित करता है, मना करता है कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते? तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 324, आर्टिकल 225 या अनुच्छेद 329? इसका सही उत्तर है डी, आर्टिकल 329। हाल ही में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करने से मना कर दिया था, इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, इसीलिए यह प्रश्न आया था। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक इलेक्शन में कोई नल एंड वाइड ना हुआ, ठीक है। मतलब कि कोई
त्रुटि ना आई हो इलेक्शन में, कोई पिटीशन न डले, तो आपको ध्यान रखना है तब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 229 के अनुसार। वही 324 इलेक्शन की परिभाषा है कि इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा 326 में क्या दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अगर आप इस तरह के अनुच्छेद याद करना चाहते हैं तो ऐसे ही याद होगा, अदरवाइज अनुच्छेद को याद करना किसी के बस की बात नहीं है। ये देखिए चुनाव जो कि संविधान का भाग 15वें में दिया गया, ध्यान रखिएगा 15वां, ठीक है, 15वें भाग में दिया गया है अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए, 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा। वहीं इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, तो टोटल कितने लोग होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल कितना होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाए, 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए, या तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक, जो भी पहले आ जाए। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त कैसे अपना पद त्याग सकते हैं, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सके। अच्छा अगर मैं पूछूं इनको शपथ कौन दिलाता है, अगर पूछूं शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखें इनकी कोई शपथ होती ही नहीं है, कोई शपथ नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ए सेबी, बी डीआरडीओ, सी आरबीआई या डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रवाह पोर्टल भी हाल ही में प्रवाह पोर्टल का लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या मुख्य रूप से चीजें हैं। तो वही प्रवाह पोर्टल में ध्यान रखिएगा, जो कि प्रवाह पोर्टल निकाय अनुप्रयोग किसे वैलिडेशन और ऑथराइजेशन के लिए मंच है। ये किसके लिए है कि नियामक अनुप्रयोग, वैलिडेशन और ऑथराइजेशन। देखिए कुछ चीजें आपको अगर मैं सही बताऊं तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि वैलिडेट करना, कोई भी चीज आपने की एप्लीकेशन फाइल की तो उसकी वैलिडेशन यही बताएगा, प्रवाह पोर्टल पे हो जाएगा। इसकी ऑथराइजेशन वो सही है कि नहीं कौन बताएगा, प्रवाह पोर्टल ही बता देगा। आरबीआई द्वारा 3 प्रमुख चीजें भी हाल ही में लॉन्च की गई, प्रवाह पोर्टल जिसको मैंने बताया वैलिडेशन ऑथराइजेशन के लिए, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है, और दूसरा है एक फिटनेस रिपोजिटरी, ध्यान रखिएगा फिनटेक रिपोजिटरी, जिसपे फाइनेंशियल सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में G-Sec में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली आप मोबाइल ऐप से जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिनटेक रिपोजिटरी में सारी इंफॉर्मेशन होगी फाइनेंस से रिलेटेड। किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए प्राधिकरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वेब आधारित पोर्टल है, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी को कोई लाइसेंस चाहिए या केंद्रीय वेब आधारित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिनटेक रिपोजिटरी का यूज करेगा, ठीक है, फिनटेक रिपोजिटरी का यूज करेगा। वही इसका मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का, अगर मैं कहूंगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो ध्यान रखिएगा मुंबई में है। गवर्नर कौन है इस टाइम, शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिन्हें प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए मनोज पांडे, बी अजीत डोभाल, सी मोनिका वैद या डी राधिका सेन। इसका सही उत्तर है डी राधिका सेन। राधिका सेन को इस पद से अभी नवाजा गया है, इस अवार्ड से नवाजा गया है, सॉरी। मनोज पांडे कौन है यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मनोज पांडे हमारे आर्मी के चीफ हैं, ध्यान रखिएगा कौन है, आर्मी चीफ। और वहीं अजीत डोभाल कौन है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ देख लेते हैं ये मेजर राधिका सेन, जो कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन शांतिकरण मिशन पे है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ना, जहां पर अनरेस्ट होते हैं, जिस कंट्रीज में थोड़ा सा जिसे बोलते हैं बवाल होते हैं ना, वहां पर शांति स्थापित करने के लिए अपने मिशन भेजता है, उसी मिशन का ये हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ये इनकी तस्वीर जो कि IIT बॉम्बे से पढ़ी है, कहां से, IIT, ध्यान रखिए इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के बाद इन्होंने ये ज्वाइन किया है इंडियन आर्मी। IIT बॉम्बे से मास्टर्स कर रही थी, ठीक है। और दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखना है, वहीं कहां की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश से है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ए यूएई, बी फिलीपींस, या सी नेपाल, या डी कजाकिस्तान? इसका सही उत्तर है बी फिलीपींस। अभी हाल ही में फिलीपींस ने यह कानून पारित किया है। वैसे विश्व में सिर्फ 2 ही देश थे जहां ये इलीगल था। क्या? इलीगल डाइवोर्स। ठीक है, एक तो वेटिकन सिटी जहां पर पोप का रूल है, ठीक है, पोप, और दूसरा था आपका फिलीपींस। फिलीपींस अब यहां पर खत्म हो गया है, अब सिर्फ एक ही देश बचा है, ये ध्यान रखना। ये राष्ट्रपति कौन है? बोंगो मार्कोस। दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जहां तलाक वैध है, फिलीपींस और वेटिकन, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अब फिलीपींस हट चुका है और सिर्फ वेटिकन सिटी, जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री। स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी ओर हम बात कर रहे थे कि फिलीपींस की, और फिलीपींस की लोकेशन एक बार ही देख लेते हैं, वो की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका फिलीपींस ये रहा, इसकी कैपिटल है मनीला, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं ये देखिए, ये यहां पर ये स्टेट ऑफ मलक्का है। क्यों? क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इन सबको साउथ चाइना सी से जोड़ता है। अगर देखिए, अगर आपको यहां सामान पहुंचाना है फिलीपींस, तो यही सबसे शॉर्टेस्ट वे है। अगर आप ऐसे लेके जाएंगे बहुत लंबा पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। पूछ लिया था किसके में, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही इसकी लोकेशन याद रखना, चाइना के नीचे है, साउथ चाइना सी यहां पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसने शुरू किया है? प्री फायर मिशन की बात हो रही है, किसने शुरू किया? ईएसए, नासा, जाक्सा या इसरो? ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ध्यान रखें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा की है, नासा अमेरिका की है, ये यूरोप की है, और जाक्सा जापान, इसरो आपको पता है इंडिया की। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बारी। भाई एक दूर इन्फेंट्री, इसका पूरा प्रीफायर का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इंग्लिश मैं कहूंगा इसको आप इंग्लिश में जरूर पढ़िए। इसका नाम है द पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो प्रीफायर का फुल फॉर्म जरूर याद रखें इंग्लिश में। हिंदी में इसका संस्करण बहुत ही मतलब उल्टपटांग है, तो मैं कोशिश यही करूंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इसको हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में रहने दीजिए। काम क्या करेगा? अंटार्कटिक और आर्कटिक, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक बर्फ से अंतरिक्ष में निकलने वाली गर्मी की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती है, ये इसकी स्टडी करेगा। ठीक है, ये इसकी स्टडी करेगा। वहीं नासा की फुल फॉर्म एक बार देख लिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय कहां? वाशिंगटन डीसी। ये कहां का है? यूएसए, ध्यान रखिए, यूएसए की सरकारी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसी के साथ चल देते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 44वां सिस्को प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी चेन्नई? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी दिल्ली। गलती से आप लोग बेंगलोर मतलब, क्योंकि बेंगलोर हम कहते हैं भाई हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसका हब है, ये है ना, कैपिटल है। सिलिकॉन वैली बोली जाती है बेंगलोर, क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसे कहां पर है? यूएसए, यानी कि यूएसए में है सिलिकॉन, जहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जाइंट कंपनीज वहीं पर है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग एनईजीडी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 2018 में, पहली बार, फर्स्ट टाइम, देखना, पहली बार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनईजीडी क्या है, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये किसके अंदर काम करती है? तो मिटी के अंदर काम करती है, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। तो पूछा जा सकता है नेट ग्रिड किसके तहत काम करती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिटी के। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी अवधारणा साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और मिशन के साथ की गई थी। ठीक है, तो
साइबर अपराध को रोकना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। यह 3 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है शिक्षा, जागरूकता और सक्षमता, एनेबलमेंट जिसे बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 दिन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ए कामारिता शेरपा, बी एडमंड हिलरी, या सी पूर्णिमा श्रेष्ठा, या डी अरुणिमा सिन्हा। इसका सही उत्तर है, मैं आपको उत्तर देने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके एक बार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में ही अपने स्टडी ग्रुप में चैनल को जरूर शेयर करिए दोस्तों से। रीजन है कि अब चैनल वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है मेरे भाइयों, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इसको खूब सारा ये करो। मैं चाहता हूं जो कंसिस्टेंटली स्टूडेंट पे पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें संस्करण को, और मैं गारंटी देता हूं आपसे कोई प्रश्न करंट अफेयर्स का छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्णिमा श्रेष्ठा, जो कि नेपाल से हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने 13 दिन में 3 बार, ठीक है, 13 दिन में 3 बार इन्होंने करके ये हासिल किया है लक्ष्य। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, देखे ना, एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। वहीं दूसरी कौन है? केटू, केटू की है 8,611 मीटर, जो कि पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना। वहीं तीसरी है कंचनजंगा, जिसकी है 8,586 मीटर, जो कि सिक्किम भारत में है। वहीं चौथी है ल्होत्से, जो कि नेपाल में है, और 5वीं मकालू, ये भी नेपाल में है। तो नेपाल में विश्व के 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है? तो माउंट ल्होत्से ये भी नेपाल में है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची श्रेणी है, और माउंट एवरेस्ट पहली। इनका नाम है ए तेंजिंग नोर्गे, या बी संदीप गुप्ता, या सी सिरबाज खान, या डी बंसीलाल। इसका सही उत्तर है बी सत्यदीप गुप्ता। ध्यान रखिए, सत्यदीप गुप्ता ने ये फीट हासिल की है हाल ही में अभी। वहीं तेंजिंग नोर्गे पहले व्यक्ति थे। कौन थे ये? पहले व्यक्ति जिन्होंने फतह किया था। और सिरबाज खान वो है विदाउट ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा ये देख लेते हैं कि इनके साथ क्या क्या चीजें थी इसमें। तो दोहरी चढ़ाई चढ़ने का पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। इसे पहली बार अगर पूछा 1953 में भारतीय नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड एडमंड हिलरी ने फतह किया था। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे तेज रिकॉर्ड अगर पूछा गया, सबसे तेज रिकॉर्ड, तो 6 घंटे 1 मिनट रिकॉर्ड समय में मिमंगा दोरची ने किया है, जो कि नेपाल के हैं, ध्यान रखिए, ठीक है, मिनंगा दोरची। ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ ये संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।